हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर संधि लेकर। इसमें आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आपको जो संधि पढ़ा रहा हूँ, हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं, तो वो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आ रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारी जो भी मैटर है, संधि वगैरह है, उनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। देखिए, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा देखते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन दिया हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन दिया हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं कैसे आता है। रामः जयति। देखिए यहाँ पर है, जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो, तो ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद है। तो प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया है और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन दिया हो। देखिए यहाँ पर द्वितीय पद के प्रारंभ में ज दिया है, ज वर्ग का तीसरा अक्षर है, व्यंजन है, या कोई स्वर भी आ सकता है, जैसे आ जाता है मुनि धन इति। जैसे यहाँ भी प्रथम पद के अंत में विसर्ग दे रखा है और यहाँ व्यंजन हो या स्वर हो। यहाँ पर देखिए व्यंजन दे रखा है और यहाँ पर स्वर दे रखा है, तो दोनों के अंदर हमारी विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों समझ में आ गई होगी परिभाषा कि विसर्ग संधि कब होती है? जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग नहीं दिया है और द्वितीय पद के प्रारंभ अंत में भले ही विसर्ग दे दिया हो, लेकिन वहां विसर्ग संधि नहीं होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग का होना। अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग दे रखे हैं तभी विसर्ग संधि होगी, अन्यथा विसर्ग संधि नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे अभी नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम आज सत्व विसर्ग संधि। तो देखिए सत्व विसर्ग संधि, जब सत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो सत्व विसर्ग संधि की पहले लिखेंगे हम परिभाषा क्या होती है। तो सत्व विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए कि जब प्रथम पद के अंत में क्या दिया हो? विसर्ग दिया हो। अंत में विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में अब देखिए द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या दिया हो?
द्वितीय पद के प्रारंभ में श, क, त, थ, या, स, च, छ, या, स, ट और ठ दिया हो, ठ दिया हो तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः श, श और स हो जाता है। देखिए ये परिभाषा है हमारी कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स, क, त, थ और स, च, छ या स, ट, ठ दिया हो तो इसके स्थान विसर्ग के स्थान पर क्रमशः स, स, स हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, वो देखिए क्रमशः का मतलब क्या है कि यदि द्वितीय पद के प्रारंभ में ये अक्षर आते हैं 4 तो विसर्ग का ये वाला स हो जाएगा। अगर इन तीनों में से कोई अक्षर आता है तो ये वाला अक्षर हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा। अगर इन तीनों में से आता है तो ये स हो जाएगा। बस मेन पहचान ये है प्रथम पद के अंत में। चलो ये परिभाषा पहले देख लो, उसको मैं दोबारा से कुछ एक छोटे से तरीका में आपको बताता हूँ क्या है मेन चीज। ये तो हमारी जो पूरी तरीका से जो परिभाषा होती है वो मैंने लिख दिया, लेकिन शॉर्ट तरीका से मैं समझाता हूँ कि पहले पद के अंत में तो विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में स, क, त, थ या स, क, त, थ या स, च, छ या स, ट, ठ ये दिया होगा। अगर ऐसा दिया है तो उस विसर्ग के स्थान पर ये वाले अक्षर दे रखे हो द्वितीय पद के प्रारंभ में, अगर ये अक्षर दे रखे 4, केवल ये 4 अक्षर, तो विसर्ग का ये वाला स हो जाएगा, स सड़क वाला स हो जाएगा। अगर ये दे रखे हैं, ये तीनों अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर दिया है तो यहाँ पर इस विसर्ग का ये सीटी वाला स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये विसर्ग के बाद द्वितीय पद प्रारंभ इनमें से कुछ दिया होगा तो ये स हो जाएगा। बस ये मेन पहचान है इसकी। अब कैसे होगा वो देखो, जैसे आता है यतः धनु ततः, ये आ जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से विसर्ग संधि होगी या नहीं होगी। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है कि हाँ प्रथम पद के अंत में विसर्ग होना बहुत जरूरी है। द्वितीय पद के अंत में विसर्ग हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रथम पद के अंत में विसर्ग होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर विसर्ग दे रखे हैं और उसके बाद में ततः दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ विसर्ग दे रखा है, विसर्ग आ गया। तो अब यहाँ द्वितीय पद के प्रारंभ में त दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला त दे रखा है। तो हमें बस करना क्या, हमें बस ये नियम देखना है, ये फॉर्मूला हमें, ये सूत्र है, ये बस हमें याद करना है। अगर ऐसा है तो बस विसर्ग के स्थान पर यहाँ हम लिख सकते हैं कि विसर्ग के स्थान पर स होने पर बस इतना लिख दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तस धनु ततः। अब इसको हम जोड़ देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, इतस्ततः, इस तरीके से बन जाएगा। ये तो हो गया इसका अक्षर, इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं जैसे आता है नमस्कारम, नमस्कारम शब्द आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका विच्छेद करना है। तो विच्छेद कैसे होगा, यहाँ पर ये आधा स दे रखा है, तो आधा जो स दे रखा है तो इसके स्थान पर हमें क्या करना है, विसर्ग करना है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नमः, धन कारम शब्द बचा है तो इसको हम लिख देंगे कारम, ये हो गया। अब देखिए परिभाषा हमारे
जी, सूत्र को देखो, परिभाषा को छोड़ो कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग है, बिल्कुल है साहब। अब देखिए द्वितीय पद प्रारंभ में क दे रखा है, तो क यहाँ पर भी है, तो विसर्ग का ये स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे विसर्ग के स्थान पर स होने पर अब यहाँ हो जाएगा नमस धनकारम बराबर क्या बन जाएगा, नमस्कारम। इस तरीका से हमारा ये एग्जाम्पल हल हो जाएगा। और देखिए इसके देखते हैं, जैसे आ जाता है रामश्च, ये देखिए रामश्च इस तरीका से भी आ सकता है या इस तरीका से भी आ जाता है। तो जब क्या है ये इस तरीका से आ जाता है तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ये लिखा क्या है, कौन सी संधि होगी, क्योंकि ये रामश्च लिखा है और ये भी रामश्च लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इसको भ्रमित नहीं होना है, अगर इस तरीका से कभी आ जाता है तो ये और ये दोनों एक समान है। बस अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ये मान लीजिए, ठीक है ना। अब इस हिसाब से हम विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर स दे रखा है, तो यहाँ स से पहले राम लिखा है तो राम पर विसर्ग लगा देंगे, राम हो जाएगा, बाद में लिख देंगे हम च, ये हो गया राम धन च। अब यहाँ क्या लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर, अब देखिए विसर्ग के स्थान पर हमें क्या करना है, तो पहले पद के अंत में विसर्ग दे रखा है और द्वितीय पद प्रारंभ में च दे दिया है, तो च यहाँ पर मिलेगा हमें। तो अगर च यहाँ पर दे रखा है तो विसर्ग का ये स हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्थान पर श होने पर, श होने पर। तो अब यहाँ हम लिख देंगे राम श धन च बराबर हम इसको बना सकते हैं रामश्च। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा ये तरीका आपको। अगर ये तरीका आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। दूसरे जो बच्चे हैं जो आपके जान पहचान वाले हैं वो भी अगर पढ़ रहे हों, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप उनके पास भी पहुँचाइए, उनको सब्सक्राइब करवाइए और अपने मैटर को वो याद करें, पढ़ें, समझें, अपने अच्छे ही अंक प्राप्त करें। तो और देखते हैं हम इसके आगे एग्जाम्पल। समझ में बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल इजी तरीका है कि लंबा चौड़ा इसमें मैटर नहीं है कि परिभाषा याद करो, ये याद करो, वो याद करो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है परिभाषा याद करने की। बस थोड़ा सा ये सूत्र सा है, बस इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई सी भी संधि आ जाए उसको आप बिल्कुल हल कर सकते हो। और देखते हैं जैसे जैसे आ जाता है निस्संदेह, निस्संदेह। अब इसको कैसे करना है, यहाँ हो जाएगा नेह धनुष संदेह। यहाँ पर देखिए पहले पद के अंत में विसर्ग आ गया, द्वितीय पद प्रारंभ में ये स आ गया, तो विसर्ग का स हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम, शॉर्ट में लिख देते हैं, विसर्ग का स होने पर यह हो जाएगा निश धनु संदेह। यहाँ हो जाएगा निस्संदेह, ठीक है। और भी देखते हैं जैसे आता है हरिष्यते, हरिष्यते का कैसे हो जाएगा, हरे धनुष्यते। यहाँ भी हम लिख सकते हैं विसर्ग का श होने पर हरिष धन शेते, यहाँ बन जाएगा हरिष्यते। दोस्तों बिल्कुल संधियां बिल्कुल इजी हैं, बहुत ही ज्यादा सरल हैं, बस इनका तरीका समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी संधि का कौन सा तरीका है। अगर ये तरीका आपकी समझ में आ गया तो ये संधियां बिल्कुल तरीका से आप हल कर सकते हो, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी संधि हो, बिल्कुल आसानी से आप हल कर सकते हैं। और भी देखते हैं संधि, जैसे आता है रामा षष्ठ। अब यहाँ पर हम करेंगे, इसका विच्छेद हो जाएगा राम धन षष्ठ, ये हो गया। तो देखिए पहले पद के अंत में विसर्ग आ गया, द्वितीय पद के प्रारंभ में स आ गया, स दे रखा है तो ये स हो जाएगा।
तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर श होने पर यहाँ हम लिख देंगे रामश धन षष्ठ बराबर हो जाएगा रामषष्ठ। दोस्तों ये मैं आशा करता हूँ समझ में आ रही हूँ संधियाँ, और समझ में आ रही है तो हमारी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी लिख करके भेजा करो को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैटर आपको कैसा लग रहा है, कैसा मैटर नहीं लग रहा है, ये हमारा जो तरीका पढ़ाने का वो समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज हमें बताया भी करो। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा धनुष्टंकारः। धनुष्टंकारः, तो इसका कैसे करना है, यहाँ हो जाएगा धनु धनु टंकारः। अब यहाँ देखिए विसर्ग का पहले पद के अंत में विसर्ग दे रखा है, द्वितीय पद प्रारंभ में ट दिया है, तो ट दिया है तो ये स हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख दें विसर्ग का स होने पर, स होने पर धनुष्धन टंकारः, यहाँ बन जाएगा आपका धनुष्टंकारः। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से हमारी ये सत्व विसर्ग संधि हल हो जाती है। बिल्कुल इजी तरीका है, बस ये हमें याद रखना है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद प्रारंभ में स क त थ श च छ और श ट ठ दिया हो। तो स क त थ दिया होगा द्वितीय पद प्रारंभ में, तो ये स हो जाएगा, इधर स च छ दिया हो तो ये वाला स हो जाएगा, और स ट ठ दिया है तो ये वाला स हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रही होंगी संधियाँ, तो प्लीज हमें बताया करो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट लिख करके बुझा करो और बताया करो हमें। तो अब पढ़ते हैं हम अगली संधि। दूसरी है हमारी ऋतु विसर्ग संधि। तो ऋतु विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में प्रथम पद के अंत में आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग दिया हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य व र ल दिया हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए दोस्तों ये परिभाषा है कि जब प्रथम पद के अंत में विसर्ग दिया हो, प्रथम पद अ को छोड़ करके किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग दिया हो
और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या रलव हो या कोई स्वर दिया हो तो विसर्ग का र हो जाता है। देखिए वो कैसे होता है, और परिभाषा को आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और उसके आप नोट भी कर सकते हो। परिभाषा को नोट करके आप पढ़ोगे तो और अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। चलो एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल आता है, अभी मैंने आपको कराया था मुनिरृत्य, ये एग्जाम्पल है। तो इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे, मुनि धन इति। अब परिभाषा है हमारे कि जब प्रथम पद के अंत में आ को छोड़कर, तो आ स्वर नहीं है, छोटी ई है, ई स्वर के बाद में विसर्ग दे रखा है, और छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग दिया हो तो ठीक है, ई के बाद विसर्ग हो गया। और द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, तो देखिए कोई स्वर दे रखा है यहाँ, तो कोई स्वर ई आ गई तो क्या होता है, दिया हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। देखिए ऐसा हमारी परिभाषा बिल्कुल फिट बैठी है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ कि विसर्ग का र होने पर, अब हम लिख देंगे यहाँ मुनेर धन इति। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको हम चलो आगे जोड़ लेते हैं। यहाँ हम जोड़ते हैं तो र है तो ई स्वर की मात्रा र पर लग जाएगी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, मोने रेते। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी अब ये परिभाषा, और परिभाषा के हिसाब से ये एग्जाम्पल माला हल हो गया। हम देखते हैं अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे आता है ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गम है, ये विसर्ग आ गया, आपका एग्जाम्पल आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका विच्छेद करना है, ये हो जाएगा ज्योति धन गमय। तो परिभाषा में लिखा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ को छोड़ करके विसर्ग दिया हो, किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग दिया हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, तो देखिए ग है तो क ख ग वर्ग का तीसरा अक्षर है। अगर वर्ग का तीसरा अक्षर दे रखा है तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि विसर्ग का र होने पर, विसर्ग का र होने पर, तो यहाँ हम लिख देंगे इसको ज्योतिर धन गमय। तो यहाँ हो जाएगा ज्योतिर्गमय। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा है ज्योतिर धन गमय लिखा है, तो ये र है वो व्यंजन है, और यहाँ पर भी ये ग व्यंजन है। अगर ये व्यंजन, यहाँ पर कोई भी व्यंजन हलंत दे रखा है, अब हलंत दे रखा है और आगे क्या है, व्यंजन दे रखा है आगे भी, तो हम ये जो हलंत वाला शब्द दे रखा होगा वो इसके अंदर मिला देते हैं, आधा कर देते हैं। तो ये अब आधा है तो आधा र है तो र ऊपर चला जाएगा। अगर यहाँ पर कोई स्वर होता, अगर यहाँ पर कोई स्वर होता तो इस स्वर की मात्रा हम इस पर लगा देते हैं। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा आगे देखते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा तयोर मध्य, तयोर मध्य। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तयोह धन मध्य। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी परिभाषा में लिखाया था कि आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद में विसर्ग आ रहा है, और इधर बोला था कि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, तो पांचवा अक्षर वर्ग का, प वर्ग का पांचवा अक्षर, प फ ब भ म, तो म वर्ग का पांचवा अक्षर आ गया है, तो यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि विसर्ग का र होने पर, र होने पर, तो अब यहाँ लिख देंगे हम तयोर धन मध्य। अब हो जाएगा यहाँ तयोर मध्य। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रही होंगी संधियाँ। अगर ये संधियाँ आपकी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और इसको शेयर भी करो, और कमेंट करके हमें भी बताओ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा मैटर है, आपको पढ़ाने का तरीका है वो कैसा लग रहा है। दोस्तों आपसे विशेष निवेदन है
कि आप हमें ज़रूर बताया करें। धन्यवाद।